हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 2025 के प्रीलिम्स के प्रश्नों को आज मैंने लिया है। अब ये सारे प्रश्न नहीं लिए हैं मैंने, कुछ प्रश्न ऐसे निकाले हैं, अभी और निकालूंगा। अभी तो मैं देख रहा था कुछ प्रश्नों को, उसमें से सिर्फ 4 प्रश्नों को मैंने चूज किया कि इन 4 प्रश्नों को जो है कॉमन सेंस से आराम से किया जा सकता है, जिसमें किसी विषय की बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल आपने अगर बेसिक पढ़ रखा है, सिंपल, और थोड़ा सा उस बेसिक, मतलब उसमें तो बेसिक की भी जरूरत नहीं है, मतलब नॉर्मल आपका एक सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता ही नहीं करता, मतलब सेंस आपका लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब बहुत ही सिंपल प्रश्न है जिनको एग्जामिनेशन हॉल में लड़के स्ट्रेस में आकर के नहीं कर पाते। होता क्या है कि जैसे कई प्रश्न बाउंसर टाइप के आ गए, उन प्रश्नों को हमने देखा तो हमारा दिमाग खराब हो गया। अब ये सरल सरल यूपीएससी ने जो प्रश्न रखे हैं, जिनको आप नॉर्मल केवल थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं प्रश्न सॉल्व हो जाता। तो ये ए सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। तो आपके पास अगर ए सीरीज 2025 का है तो आप उसको रखिए अपने पास, डाउनलोड कर लीजिए यूपीएससी की वेबसाइट से या कहीं से भी, और देखिए फिर इस प्रश्नों को। तो हम समय ज़्यादा ना खर्च करते हुए सिर्फ इन प्रश्नों को लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लाए हैं। केवल केवल इसको बस ध्यान से आपको केवल पढ़ना है और सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने सिर्फ 4 प्रश्न लिए हैं, उन 4 प्रश्नों को सिर्फ आपको सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद फिर मैं, आप लोग कहोगे तो इसी टाइप की और एक सीरीज 2-4 मिनट की चलती रहेगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। बाकी हम डिटेल एनालिसिस अलग लेके आएंगे। कल मैंने वीडियो डाला इंट्रो की, डिटेल एनालिसिस अलग लेकर के आना है हमको, उसका सिस्टम अलग है। फिर हमारी एक सीरीज जो है पीवाईक्यू एक नज़र चलती है, उसको भी लाना, उसको बहुत जल्दी हमको समाप्त करना, उसके बाद हम डिटेल एनालिसिस ले आएंगे। तो बहुत जल्दी हमको दिसंबर एंड तक पीवाईक्यू एक नज़र, जिसमें हम क्या बताते हैं, प्रीलिम्स के, यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रश्नों को लेते हैं, जिससे आपका पूरा सिलेबस भी रिवीजन हो जाता है और प्रश्नों की प्रकृति भी पता चल जाती है और थीम भी पता चल जाती है। थीम पर ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए मैं लाया हूं कि थीम कैसे रिपीट होती है बार बार, जिससे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएं और आप उनको पढ़ लो, ठीक है। तो हम ज़्यादा यहाँ पर वक्त न गुजारते हुए सीधे हम चलते हैं प्रश्नों पर। तो प्रश्न आप पढ़िए धीरे से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंपल पढ़ो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार, बिल्कुल धीमे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बड़े बड़े कथन होते हैं जिनको आपको मुश्किल से 30 सेकंड में पढ़ के समझ लेना है और 1 मिनट के अंतर्गत ही सॉल्व कर लेना है, 45 सेकंड के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको आप पढ़ोगे तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो तुरंत आप नीचे के भी देखो कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, क्योंकि कई बार नहीं लिख देता है यहाँ पे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर सही लिखा हुआ है, इसका अंडरलाइन हल्का सा कर लिया। अब इसको देखिए, मैं ये सेल्फ सॉल्व करा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं सिर्फ आपकी जगह बैठ करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, इस प्रश्न को देख रहे हैं और मुझे इसमें कुछ भी नहीं पता है, सिंपल हमको सॉल्व करना है। तो जैसे हमने पढ़ा इसको, कथन एक को पढ़ा कि भारत, कॉमा लगाओ, थोड़ा रुके, खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। अब हमको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, गलत है कि सही है। हमने एक नॉर्मल समझा कि ये सही हो सकता है, ठीक, हमने मान लिया कि ये सही हो सकता है, ठीक। जैसे मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ, बस वैसे प्रश्न को देखना। जैसे मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ, आप सामने हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ रहे हो, मैं कुछ झूठी बातें भी आपसे बताऊंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार ये कुछ झूठी बातें भी बता देता है, थोड़ा सा इसकी बातों में बीच में मैं गौर करूंगा। बस वैसे यूपीएससी के प्रश्नों को सॉल्व करना है कि बस उसकी बातों को पढ़ते रहना है। कुछ बातें तुमको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएंगी कि हाँ, लेकिन ये कब आएंगी, जब आप प्रैक्टिस बार बार करोगे। प्रैक्टिस बार बार करते करते फिर आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा ये बात पकड़ में आ जाएगी। तो बस वैसे प्रश्न, बस आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस में कराऊंगा, कायदे से कराऊंगा इस बार, देखना, ठीक है। तो आप देखिए, इसे पढ़ा आपने, मान के चलो कि हमने इसको सही मान लिया कि ठीक है, हो सकता है भाई एक नॉर्मल यूपीएससी ने कथन रखा है, हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको मान के चलते, ठीक। फिर दूसरा प्रश्न आपने पढ़ा, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन हम एक्सट्रीम वर्ड को बिल्कुल ऐसा नहीं कर देंगे कि अन्य जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले और जो ये एलिमिनेशन मेथड बताने के लिए यूट्यूब में आए हुए हैं ना, उनकी तरह हमको नहीं करना है कि सभी कह दिया तो मतलब एक्सट्रीम हो गया, गलत हो गया, ऐसे नहीं करना है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर बाद में चीज़ों को देखना है, ठीक। सभी 30 अति आवश्यक, फिर एक्सट्रीम बोल रहा है लेकिन हम रुकेंगे अभी, अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। अब ये बताओ कि भारत जो है कितना साधन संपन्न है इस मामले में, क्या 30 के 30 चीज़ों में जो खनिज हैं, अति आवश्यक खनिज हैं, उसमें साधन संपन्न है। अगर साधन संपन्न होता तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद ही कर लेते, हम दूसरों पर क्यों आश्रित होते। देखिए नॉर्मल प्रश्न है, इसमें हम अपने देश के प्रति कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न को सॉल्व कराते समय मुझे कुछ बातें बतानी है, ठीक। तो हम इसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें भाई 30 की 30 जो अति आवश्यक खनिज हैं, वो उसमें भारत साधन संपन्न है। अरे साधन संपन्न, कुछ चीज़ों में तो ऐसा हो सकता है कि साधन संपन्न नहीं होगा, लेकिन इसने 30 के 30 एक तो डाटा दे दिया और दूसरे साधन संपन्न भी बोल रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को मैं पढ़ते हुए, ये कब होगा, जब आप कम से कम 10,000 5,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो यूपीएससी के एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे, यूपीएससी के प्रश्न पीवाईक्यू को सॉल्व कर लोगे, तो आपको ये प्रश्न समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन में कुछ घोल मोल है, हम इसको गलत मान के चलते हैं। जब प्रैक्टिस कर लोगे तभी ये कर पाओगे। अब आपने पहले को तो सही मान लिया, दूसरे को गलत मान लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कूट दे रहा है, तो जहाँ जहाँ 2 है तो हमने 2 को हटाया, यहाँ से
यहाँ से, तो ऑटोमेटिक हमारा सी आंसर आ गया। लेकिन हम सी को, थर्ड को क्यों छोड़ें, इसको भी पढ़ेंगे। संसद ने 2023 में खान और खनिज अधिनियम 1957, आपको पता होगा ये संसद ने पारित किया था, ठीक। नॉर्मल आपको पता है, नॉर्मल पता है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता होता, सामान्य व्यक्ति हर चीज़ थोड़ी पढ़ के चला जाएगा। विकास और विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा, संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। बिल्कुल हो सकता है, हमको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो हमने पहले और तीसरे को सही माना, तो पहले तीसरा वैसे भी सही है, दूसरे को गलत माना तो हमने सीधे सी मार दिया। लेकिन अगर दूसरा हमको पता था, हमने सी भी नहीं पता था, मान लो, मतलब तीसरा ऑप्शन भी नहीं पता था, लेकिन हमको दो तो बिल्कुल लग रहा था कि ये चीज़ तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, कि साधन संपन्न बोल रहा है। तो यहीं पर आप ये चीज़ें जब पकड़ में आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा, देखिए मैं कोशिश करता हूं कि 1979 से भी प्रश्न आपको दूं एमसीक्यू रूप में, उसका सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल आपको प्रैक्टिस में दूंगा। अगर आप राजी होगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक। तो ये चीज़ अब सी क्वेश्चन, अब ये सही हो गया। अब आप इसको देखिए, पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, पॉज करके रोक रोक के पढ़िए, ठीक। अब हम चलते सी, देखिए दूसरे प्रश्न पे, ये ए सीरीज का प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न था, ठीक है। अब आप जो है 4 नंबर प्रश्न पे चले जाओ, ए सीरीज के। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। यहाँ रुके, फिर नीचे भी आ गए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है, हमने इसको भी अंडरलाइन कर दिया, ये सही है। अब पढ़ना है, भारतीय रिजर्व बैंक, सामान्य व्यक्ति की तरह पढ़ना, बिल्कुल ज़्यादा स्पेशल बनने की कोशिश मत करना। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध, अब कई लोग ये कहेंगे सभी कह दिया, तो हमको इससे मतलब नहीं, सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश करता है, ठीक। अब आप देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक, तो हमको लगता है कि बैंकिंग से संबंधित, बैंकों को जो है रेगुलेट करने के काम आता है। यहाँ पर कंपनियों की बात कहाँ से आ गई, ठीक। अब आपको कंपनियों की बात के लिए तो सेबी बैठा हुआ है, शेयर वगैरह देखने के लिए, तो हम यहाँ पर तो पहले यहीं पर आपको ध्यान से देखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध, सभी के आधार पर इसको नहीं हटाना है कि आप सोचो कि सभी, इसको देखिए यूपीएससी इस समय खेल रहा है। आपने अगर स्ट्रीम वर्ड को पकड़ना सीखा और ज़्यादा दिमाग लगाया तो क्वेश्चनों को बहुत गलत करके चले आओगे। सिर्फ आपको कॉमन सेंस में पढ़ना है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक थोड़ी करता, अगर यहाँ पर सेबी लिखा होता तो हो सकता था हम सही मान लेते, ठीक है। तो पहली बात तो आपको मान लो सेबी पता भी नहीं, लेकिन आपको ये तो पता है कि भारतीय कंपनियों को कहाँ तक देखेगा। अब वो अलग बात है कि तुम अगर गहराई में देखो, जैसे गहराई में घुसे कि बैंक भी तो एक कंपनी के रूप में होती है, वो सब दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाओगे बस वहीं पर पीछे हो जाओगे। बस सिंपल देखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में बहुत अच्छे से, मैं बार बार इसीलिए पढ़ रहा हूँ, सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देता है। हम कहेंगे नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक तो नहीं होगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, भारत में, फिर यहाँ रुके, कॉमन लगा, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। अब देखिए, ये व्यावसायिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, इसको वित्त से संबंधित तो नहीं कहेंगे, ये तो वैसे होते गवर्नेंस के मामले होते हैं जिनको आपको करना ही करना होता है कंपनियों के। मैं कॉमन कंपनी की बात कर रहा हूँ कि ये जैसे व्यावसायिक उत्तरदायित्व की वो कुछ कमा रहे हैं, तो कुछ जो है आपको उत्तरदायित्व आपकी है, स्थिरता है, ठीक है, ये आपको करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या है, शासन में कुछ बहुत समाज के लिए खर्च करेंगे, कुछ ऐसे काम करेंगे तो जो गैर वित्तीय स्वरूप के होते हैं, जिनसे पैसा मतलब कमाने के संदर्भ में आपको ध्यान नहीं देना, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ, कॉमन चीज़ें होती है। तो प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के, बिल्कुल सही हो सकता है। मैं देखिए ज़्यादा मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, ना मुझे पता, ना मैं बहुत हर चीज़ पढ़ के जाऊँगा, क्योंकि जैसे आपने पीएचडी करी आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि पीएचडी करोगे ज़्यादा गहराई में पढ़ोगे तो आपको यहाँ रिजर्व बैंक में भी आपको दिखाई देगा कि ये सूचीबद्ध कंपनी तो होती है बैंक, तो बस वैसे ही आप फेल हो जाओगे, ठीक। समझ में आ गया ना, कंपनी की बात कर रहा है, तो इसीलिए आपको दिमाग लगाना है। अब हमको ये भी नहीं पता कि बीआर, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हमें कुछ भी नहीं पता, केवल नॉर्मल आपने ध्यान दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो मेरे हिसाब से 2 इसका आंसर होगा, आप जाकर के इसको देखना, ठीक। मैं इसको देख रहा था ना, कल मैं इसको प्रश्नों को देख रहा था, तो मैंने कहा ये प्रश्नों को तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ये केवल बस स्ट्रेस को आपको डाउन करना है, आराम से नींद लेके जाना है, 1-2 दिन सोना है भयंकर, और पेपर देने जाना है। मतलब कि ये मान चलो 24 को पेपर है तो 23 को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मौज मस्ती जितनी कर सकते हो कर लो, ठीक। अब देखिए तीसरा प्रश्न, मतलब कि वैसे तो 5वां लेकिन अपने हिसाब से तीसरा प्रश्न प्रैक्टिस के संदर्भ में। अब यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या कह रहा है, कथन 1, फिर कथन 2 है। अब हम यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं, ऊपर कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक। इनको जरूर पढ़ना है, कई बार मेरे से भी गलती होती थी जब मैं पेपर देता था, और आपसे भी होगी, क्योंकि सामान्य चीज़ें ये
तो आपको पढ़ना क्या, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन, ठीक, और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। मतलब हर तरीके से छूट प्राप्त है क्या, कुछ ना कुछ तो कर लगेगा, हल्का फुल्का तो लगेगा, कहीं ना कहीं तो लगेगा, कुछ किसी भी कर से कह दिया, एक्सट्रीम हल्का सा बोल रहा है। देखिए जब ये प्रश्नों को जब हल करोगे तब समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, ठीक। आप इनको देखिए मिला लेना, किसी आंसर से मिला लेना, मैंने कहीं से मिलाया नहीं, मैं तो अपने कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर रहा था। अब यूपीएससी के भी आंसर की भी नहीं आई है, जब आंसर की आएगी तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 100% सही होंगे, ठीक। फिर कथन 2 पे जाइए। भारत में आयकर अधिनियम 1961 क्यों बंद, मुझे नहीं पता कि आयकर अधिनियम, ना मैंने पढ़ा ना मुझे कुछ पता है, ठीक है। टैक्सेशन आप पढ़ते हो, उसमें इनका जिक्र आता है, हल्का फुल्का आप पता होगा, लेकिन इतनी गहराई में आप किसी चीज़ को, कोई चीज़ को पढ़ ही नहीं सकते। ये केवल कॉमन सेंस से यूपीएससी रखता है आपको सॉल्व करने के लिए। क्या कह रहा है, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के बंदों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत पर संपत्ति नहीं माना जाता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि जो ग्रामीण भूमि होती है उसको हम मान सकते हैं कि वो पूंजीगत पर संपत्ति, भाई वहां पर क्या होता है, लोग अपने कमाने खाने के लिए पैदा करते हैं। अब वो मतलब कि पूंजीगत पर संपत्ति में नहीं आएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, ठीक। अब आपके हिसाब से आप इसको सॉल्व करो, तो अपने हिसाब से जो भी इसमें दिमाग लगाओ। मेरे हिसाब से कॉमन सेंस से मैं इसको पहला गलत मानूंगा, दूसरे को सही मानूंगा। अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सा सही है, पॉज करके तुरंत आपका आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक। नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए, आपको सीधे आ जाएगा डी कि कथन एक सही नहीं है, दूसरा सही है। मेरे हिसाब से तो यही है। अब आप अपने हिसाब से इसको देखिए, ठीक। फिर क्या कह रहा है, सिंपल प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब वैसे तो आप जो है इसको पढ़ के भी गए होंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि जो बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए प्रश्न है कि कॉमन यूपीएससी ने प्रश्न रखा। गोकुल है, इसका मतलब कि गाय भैंस जो भी है उनसे संबंधित है, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर यहाँ कौन सा कथन सही है, ठीक। ये चीज़ जरूर मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, कथन 1 को पढ़ते हैं। यह ग्रामीण निर्धनों मतलब गरीबों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण है। भाई राष्ट्रीय गोकुल मिशन है तो निर्धनों के लिए हो सकती है, क्योंकि वो उसका पालन करें। क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। हम मान सकते हैं, हो सकते हैं भाई, जो छोटे किसान हो तो वही पालते हैं। अब उनकी आय बढ़ाना है, कुछ करना है तो ये काम करना पड़ेगा। इसे वैज्ञानिक रूप में और साकल्यवादी, अब देखिए यूपीएससी जो है यहीं पर रखता है। अब हमको ये पता नहीं कि साकल्यवादी क्या होता है, तो मैंने इसको हॉलिस्टिक मैनर, इंग्लिश वाले में भी आप वर्जन में देखोगे मैंने लगा रखा है, यहाँ पर कह रहा है हॉलिस्टिक मैनर, ठीक। हॉलिस्टिक मैनर का मतलब क्या, समग्र रूप में, ठीक। मैंने यहाँ पर हिंदी भी लिख दी आपकी सुविधा के लिए कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। अब आपने देखा इसे वैज्ञानिक रूप में और साकल्यवादी रूप में, मतलब कि समग्र रूप में। तुरंत इसको काटो यहाँ से, मैंने इसको पढ़ा। वहीं पर जहाँ पर आपको लगे कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तुरंत इंग्लिश देखा, इसे इंग्लिश में अंडरलाइन किया, और वहीं हिंदी वाले प्रश्न के ऊपर शॉर्ट में यहाँ पर कि हॉलिस्टिक मैनर का मतलब समग्र रूप में है, तो यहीं पर समग्र रूप लिख दिया। अब फिर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो कि इसे वैज्ञानिक रूप में और समग्र रूप में। अब इसको ना पढ़ो, इसको काट दो, यहाँ से पढ़ो समग्र, क्योंकि समझ में वहीं पर आ जाएगा तुरंत। समग्र रूप में देशज पशु मतलब गो पशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। गोकुल मिशन है, इसका मतलब गाय भैंस से संबंधित है। तो मेरे हिसाब से ये भी प्रश्न नॉर्मल दिमाग लगाना, ज़्यादा आपने ऊपर नीचे किया बस क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। ज़्यादा स्ट्रीम नहीं सोचना है। ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर ली, मैं कहता हूँ 1979 से आपको प्रैक्टिस करा दूंगा एमसीक्यू की। कोशिश करूंगा दोस्त कि कहीं से प्रश्न मिल जाए तो आपको उपलब्ध कराऊं। डेली जो 50-60 क्वेश्चन उपलब्ध कराऊं, वैसे यूट्यूब पे दे दूं, या आप जैसे टेलीग्राम में सॉल्व करना चाहो तो वैसे कर लो, क्योंकि कई बच्चे जो है टेलीग्राम पे जवाब नहीं देते। अभी मैंने मेंस के सवालों के लिए बोला कि आप लोग अगर तैयार हो तो 5 क्वेश्चन का मेंस का टेस्ट ले लूँ। 20 बच्चों के लिए कहा कि कम से कम 20 बच्चे हो जाए तब तो लूँ टेस्ट। उसमें से 2 बच्चे 3 बच्चे को छोड़कर कोई बच्चा आया ही नहीं। अब बताइए कि आप कहते हो हम हिंदी मैडम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कोई अब बच्चे नहीं तैयार है, नहीं करना चाहते मेरे साथ मेहनत, तो मैं कहाँ से कर दूँ बताओ। अब मैं 10,000 क्वेश्चन को सोच तो रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए आप लोग सोचो कि प्रीलिम्स के 10,000 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करा दूँ, लेकिन आप लोग कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो, ठीक है। तो अब आप मेरे हिसाब से यहाँ पर इसका 2 आंसर होगा कि पहला भी बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ोगे। मुझे नहीं पता गोकुल मिशन क्या होता है, लेकिन सिंपल आप देखोगे सॉल्व हो जाएगा। देखिए पीएचडी करके यूपीएससी के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिंपल वे में प्रश्नों को पढ़ो, प्रश्न सॉल्व करो। थोड़ा सा स्ट्रेस होता है जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में आपको स्ट्रेस लगेगा, लेकिन उस स्ट्रेस को रिलीज करना है, ना कि हमको टेंशन लेकर के अपना पेपर पिकाड़ के आना है। ये चीज़ें बाहर आके आपको आ जाती हैं, लेकिन अंदर जो है आप नहीं कर पाते। तो बस आपको यहीं से ट्रेंड होना है, अंदर जाके आप पकड़ लोगे इन चीज़ों को, सॉल्व करके चले आओगे। इसलिए बहुत प्यार से इनकी प्रैक्टिस करिए और इस पर सिलेक्शन आप लोगों को होगा, ठीक। तो यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद। और PYQ एक नज़र सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, उसको भी देखना आप।